प्रिय भैया बहनों, कल हम लोग सिविल नाफरमानी आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच जो सितंबर 1932 ईस्वी में पूना नामक स्थान पर समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, उसके विषय में अध्ययन किए थे। अब मुस्लिम राजनीतिक संगठनों का सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति क्या रवैया हुआ, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। इस आंदोलन के तहत देश के कुछ राजनीतिक मुस्लिम संगठनों ने अपना विशेष उत्साह प्रदर्शित नहीं किया। जब असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन शांत हो गया तो मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस से स्वयं को अपना अलग अनुभव करने लगा। 1920 ईस्वी के दशक मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों से काफ़ी निकट दिखाई देने लगी थी। उधर धीरे धीरे मुसलमानों के बीच के संबंध धीरे धीरे खराब होने लगे थे। सांप्रदायिक दंगा होता है और मुसलमानों को ऐसा लगा कि यह कांग्रेस जो है हम लोगों का हितैषी नहीं है, अपितु हिंदुओं का ज़्यादा हितैषी है। ऐसा भ्रम उनके अंदर था, जिसके नाते जो है मुसलमानों ने बहुत इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन उतना सहयोग नहीं दिया। 1927 में ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों हिंदू मुसलमानों के बीच एकता स्थापित हो जाएगी। दोनों राजनीतिक संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मतभेद विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर था। मुस्लिम लीग के नेता में एक मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसका कहना था कि यदि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दे दी जाए और बंगाल व पंजाब जैसे मुस्लिम बहुल आबादी वाले प्रांतों में उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दे दी जाए तो वे पृथक निर्वाचिका की अपनी मांग को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। विधायिका में प्रतिनिधित्व संबंधी यह विवाद बातचीत चल ही रही थी कि 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के नेता M.R. जयकर ने विधायिका संबंधी समझौतों पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की निंदा करना प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दिशा में समाधान के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उसकी सभी संभावनाएं समाप्त हो गई। माने उसमें हिंदू मुसलमानों की जो एकता होनी चाहिए वो नहीं पड़ी, जिसके कारण जब सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होता है तो उसमें मुस्लिम समुदाय के मन में अविश्वास और संदेह की स्थिति बनी हुई थी कि कांग्रेस से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कटा हुआ था। वह कांग्रेस के साथ किसी भी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। अनेक मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुस्लिमों के अस्तित्व को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे और उनका यह डर था उनके अंदर कि यदि बहुसंख्यक हिंदुत्वों का वर्चस्व ही बना रहा तो अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति और अपनी पहचान धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से मुसलमानों का सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत सहयोग नहीं रहा। अब सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे जागृत होता है, राष्ट्रवाद की भावना के विकास में सामूहिक अपनेपन के भाव की क्या भूमिका रही है, इसके विषय में जानेंगे। किसी भी देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास उस स्थिति में होता है
जब वे समन्वित रूप से या अनुभव करने लगते हैं कि यह राष्ट्र ही एक राष्ट्र ही के हम लोग अंग हैं, और जब कोई समूह में कोई बातें खोजते हैं तो एक दूसरे के आपस में एकता के सूत्र में बांधते हैं। अब यहाँ कोई भाषा को लेकर के, कोई और बातें लेकर के देश के हित में जो ही काम होता है तो समूह में कोई बात खोजते हैं, जिसके नाते अपनत्व का भावना उत्पन्न होता है और वह राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका करती है। अब राष्ट्र की पहचान, भारत की छवि जो है वंदे मातरम और अवनींद्रनाथ की पेंटिंग से भी शुरू होता है। हमारे देश में सबसे पहले भारत माता का चित्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बनाया गया था। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने अपनी मातृभूमि की स्तुति के रूप में सुप्रसिद्ध वंदे मातरम नामक गीत लिखा था और बाद में उनके द्वारा वंदे मातरम को अपने उपन्यास आनंद मठ में जो है सम्मिलित कर लिया जाता है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्र प्रेमी आंदोलनकारियों द्वारा जो है इस वंदे मातरम गीत को खूब प्रेम से गाया जाता है। जगह जगह जो है स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा लेकर के भारत के बंगाल के प्रसिद्ध कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक विख्यात पेंटिंग बनाई और इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया, जो शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से संपन्न दिखाई देती है। ऐसे ही राष्ट्रवाद की भावना, तो यह जो है राष्ट्र की पहचान भारत माता की छवि से भी होता है। भारत माता का कोई चित्र हम देखते हैं, वंदे मातरम देखते हैं, उसके प्रतीकों को देखते हैं तो हमारे अंदर अपने देश के प्रति प्रेम का भावना विकसित होता है। राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में लोक कथाओं की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर और मद्रास व चेन्नई में नटेशा शास्त्री ने अनेक प्रकार के लोक कथाएँ लिखी, जिसके द्वारा लोगों के अंतर्गत राष्ट्रवाद की भावना का जो है विकसित होता है। अब इसमें जो है भारत के राष्ट्रवादियों में भाटों और चढ़ों की भी लोक कथाओं को लिखना प्रारंभ कर दिया जाता है और अनेक प्रकार की लोक कथाएँ थी जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा को यथार्थ में दिखाई देती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न लोक कथाओं, गीतों, बाल गीतों और मिथकों का संग्रह किया। यही नहीं, उन्होंने लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन भी चलाया। नटेशा शास्त्री जो मद्रास के जो है लोक कथा लिखने वाले थे, उन्होंने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से इसमें संकलित तमिल लोक कथाओं को जो है 4 खंडों में प्रकाशित किया था। उनकी मान्यता थी कि लोक कथाएँ राष्ट्रीय साहित्य होती हैं और यही देश के लोगों के वास्तविक विचारों को की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति होती है। लोग जो है देश के लोग अपने वास्तविक विचारों को जो है इसके माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। फिर स्वदेशी आंदोलन में बंगाल का तिरंगा ध्वज और गांधी जी का स्वराज झंडा ये भी महत्वपूर्ण होता है। भारत स्वदेशी आंदोलन क्या है? अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना, यही स्वदेशी। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार के साथ ही देश के राष्ट्रवादी नेता देश के लोगों में राष्ट्रीय भावना के विकास और उन्हें एकजुट करने के लिए इस प्रकार के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और अधिक जागरूक हो जाते हैं। जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ होता है, उस समय हरे, पीले और लाल रंग का तिरंगा झंडा तैयार किया गया है। इसमें कमल के 8 फूलों को दर्शाया गया है। उस समय के भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो करते थे, वही जो है 8 फूलों को दिखाया गया था। उसमें भारत के 8 प्रांत थे, उसका प्रतिनिधित्व करते थे। साथ ही इसमें हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र भी दर्शाया गया था।
1921 में महात्मा गांधी ने स्वराज का एक झंडा, तिरंगा तैयार कर लिया था, जो सफ़ेद, हरे और लाल रंग का था, और इसके बीच में गांधीवादी प्रतीक चरखे को दर्शाया गया था। यह चरखा जो है स्वावलंबन का प्रतीक था। स्वाधीनता आंदोलन के समय इस झंडे को हाथों में लेकर चलना अंग्रेजों के शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत माना जाता था। और ऐसे ही जो है इतिहास की पुनर्व्याख्या द्वारा भी राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जागृत करने का प्रयास इतिहासकारों के द्वारा किया गया था। पहले जो इतिहास लिखा गया था वह भारतीयों को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के संस्कृतियों को अपमानित करने का प्रयास किया गया था। यह जो है अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति यह सोच थी कि यह यहाँ के लोग अत्यंत पिछड़े हुए आदिम लोग हैं, जो अपना शासन संचालित करने योग्य नहीं हैं। अंग्रेजों की धारणा के प्रतिक्रिया स्वरूप अपने अतीत की ओर जो है यहाँ जो है मुड़ते यहाँ के लोग और महान उपलब्धियों की खोज आरंभ करते हैं। देश की कला, वास्तुकला, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृत, कानून और हस्तकला, व्यापार आदि के विषय में खोज करते हैं। जब यहाँ के लोगों के विषय में, अपने अतीत के विषय में जानकारी होती है, तब यहाँ के लोग समझते हैं कि हमारा इतिहास पीछे नहीं था, लेकिन इतिहास को, वास्तविक जो इतिहास था, यहाँ की संस्कृतियाँ थी, परंपराएं थी, क्या कि यहाँ खोज भी तो उसको छिपाया गया था और यहाँ की संस्कृतियों को, यहाँ के इतिहास को अपमानित करने का कार्य अंग्रेजों ने कराया था। तो इतिहास की पुनर्व्याख्या के द्वारा भी राष्ट्र के प्रति भाव जागृत करने का हमारे देश के इतिहासकारों ने प्रयास किया।